हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं सुनील कुमार आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विश्व ज्ञान मंत्रा पे स्वागत करता हूँ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसआई पेपर 16 जो कि 19 अगस्त को पहले शिफ्ट में हुआ था। इसमें जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन है उनको हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। इस इक्वेशन में क्या करना है, आपने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या करना है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, माइनस का वाई जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, मतलब कि वाई की वैल्यू मिल जाएगी आपको। और ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। एक ये प्लस का है और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 9215.30, ठीक है। और ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, बट साइन रहता है माइनस का। ठीक है, जब माइनस करोगे तो आ जाएगा 1648.10। जब आप इनकी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0, 3 में से 1 गया 2, 15 में से 8 गया 7, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 4 गया 5, और इसको कह दी 8 में से गया 7, मतलब 75.20। मतलब कि आपका जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये, उम्मीद करता हूँ समझ लगा होगा। अब आ गया सेकंड क्वेश्चन। ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 9/-8 मल्टीप्लाई 7/3 है और -2 है, अपॉन में 1 कर दोगे, ठीक है, प्लस 5/6। ठीक है, जब आप इनका एलसीएम लोगे 3 और 6 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 3 को 6 से डिवाइड किया 2, जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 को 6 से डिवाइड किया 2, 2 7 14, माइनस 1 को 6 से डिवाइड किया 6, 6 2 12, प्लस 6 को 6 से डिवाइड किया 1, 1 5 5। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आ गया 9/-8 इंटू 14 में से 2 गया, 14 में से 12 गया, 2 आ गया, और 2 और 5 कितना होता है 7, अपॉन में 6। ये 3 के टेबल पे कटेगा, 3 3 9, 3 2 6, तो 3 7 21 और 8 2 16, तो -16। तो आंसर आ गया -21/16। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे है अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 60 km/h क्रॉसिंग अनदर ट्रेन traveling in the same direction at 24 km/h in 30 seconds. What is the combined length of the both the train? ये कह रहे हैं कि कोई एक ट्रेन है, जैसे ये कोई ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन चल रही है 60 km/h की स्पीड में, और एक कोई ट्रेन और चल रही है, वो चल रही है 24 km/h की स्पीड से। तो ये जो ट्रेन है ये 30 सेकंड में इसको क्या कर लेती है, क्रॉस कर लेती है। क्या कर लेती है, क्या कर लेती है, इसको 30 सेकंड में क्या कर लेती है, इसको क्रॉस कर लेती है। तो बताना है कि इस 30 सेकंड में इस ट्रेन को क्रॉस किया, तो बताओ कि दोनों की लेंथ कितनी है। तो आपको एक चीज़ पता है कि दोनों की लेंथ का मतलब क्या हुआ कि जब ये इस ट्रेन को क्रॉस करेगी तो इसकी लेंथ को क्रॉस करेगी, और क्रॉस करने के बाद जब मान के चलो ये से क्रॉस कर लेगी, तो क्रॉस करने के बाद इसको क्रॉस किया इसकी लेंथ, और प्लस खुद को क्रॉस किया वो लेंथ, मतलब कि कंबाइंड लेंथ पता करनी है दोनों की। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो देखो कंटिन्यू करते हैं हम। जैसे पहली है S1, पहली S1 है तो 60 km/h की स्पीड से चल रही है, और दूसरी को स्पीड है वो चल रही है 24 km/h की स्पीड से। अगर मैं कहूँ कि रिलेटिव स्पीड बताओ कितनी है, तो जब सेम डायरेक्शन में होती है ना, सेम डायरेक्शन में, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है उनका डिफरेंस करते हैं। और वही अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जो उनकी स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे माइनस, तो 60 में से 24 गया, 60 में से 24 गया 36 km/h, 36 km/h। तो इतने उसकी स्पीड एक्स्ट्रा है, ठीक है, S1 की इतनी स्पीड वो एक्स्ट्रा चल रही है। तो हमें पता करना है कि हमें ये पता है कि भाई ये जो पहली ट्रेन है वो इस ट्रेन को कितने टाइम बाद वो क्रॉस करती है, 30 सेकंड बाद। तो ये आवर में है, वो सेकंड में। तो आवर बनाने के लिए क्या करोगे आप, 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, ठीक है ना। अगर मान के चलो आपने किलोमीटर से मीटर पर सेकंड बनाना है, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप मीटर पर सेकंड को km/h बनाना है, तो आप इसके ऑपोजिट मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये चीज़ आपने क्या रखनी, याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ देखो
यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप मीटर पर सेकंड बना रहे हो, तो 5/18 से करेंगे तो 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36, 2 5 ज़ा 10, 10 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई आपकी स्पीड आ गई, क्या आ गई स्पीड आ गई। और टाइम आपको गिवन है, टाइम कितना है 30 सेकंड, कितना 30 सेकंड है। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल दोगे, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और वो टाइम कितना है 30 सेकंड, 30 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड गया, तो 30 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 300 मीटर, मतलब इतना वो कवर करेगी। ठीक है, तो दोनों कंबाइंड लेंथ आ गई 300 मीटर, कितनी आ गई 300 मीटर। तो मतलब सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसे ये क्वेश्चन है, ये हो गया। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, मतलब ये इक्वेशन है x² + 2x - 6 = 0। ठीक है, तो इसको जो जनरल फॉर्म होती है किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या होती है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 2 और c की वैल्यू आ जाएगी कितनी -6। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दोगे आप x = -b + √b² - 4ac/2a। ठीक है, एक बार इतना नोट करो, फिर मैं ऊपर वाला रब करके आगे, हाँ आगे जगह नहीं है तो यहाँ पे इसको रब करके फिर यही समझाऊंगा मैं। तो आप एक बार इतना नोट करो, जैसे यहाँ पे करते हैं ऊपर, जैसे मान के चलो यहाँ देखो x = -b कितना है 2 + b² 2² 4 आ गया, -4ac 4 मल्टीप्लाई a कितना है 1 मल्टीप्लाई c कितना है -6 और अपॉन में कितना है 2a 2 × a। ठीक है, 2 × a, ये तो हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, आगे करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ देखो भाई x = ये आ गया -2 प्लस माइनस, ये कितना आ गया भाई 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 × 24 अपॉन में कितना है 2, कितना है 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। अब इस 2 को इसके साथ भी ले लेते हैं, इसके साथ भी डिनोमिनेटर में। ठीक है, प्लस माइनस 24 और 4 कितना था 28, मतलब कि 28 √28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 7 28। तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये बाहर आकर क्या बन गया 2 √7। ठीक है, क्योंकि इसका जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, ये एज इट इज रह जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा 2√7/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मतलब कि एक तो x की वैल्यू आ गई -1 और दूसरी आएगी +-√7। मतलब एक बार जो √7 है वो प्लस का होगा, एक बार माइनस का होगा और साथ में क्या है माइनस। जैसे कौन सी ऑप्शन है माइनस वाली, तो √7 ये वाली, ये देखो एक बार √7 प्लस का है एक बार माइनस का है, तो -1 तो दोनों के साथ आएगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हो, वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वैल्यू ऑफ, मतलब कि एक आपको फ्रैक्शन दे रखी है। ठीक है, तो आपको बताना है इस क्लोज सेट, मतलब कि इसके मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसके क्लोज सेट, मतलब इसे क्लोज बतानी है इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो हम भी फिर एग्जैक्ट लेके सोल्व नहीं करेंगे, हम अप्रोक्सीमेट लेके सोल्व करेंगे। जैसे कि 287.013, तो इसको पॉइंट के बाद 0 आ गया तो हम ये पूरी एग्जैक्ट वैल्यू ले लेंगे 287 मल्टीप्लाई ये क्या है 0.04949 है, तो 49 तो हम क्या ले लेंगे 0.05, क्या ले लेंगे 0.05 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और ये 1.9 किसके नीड है 2 के, तो यहाँ ले लेंगे 2 और अपॉन में कितना आ जाएगा भाई 41.0, 41 ही ले लेंगे मल्टीप्लाई 99.89, तो इसको 100 ले लेंगे। ठीक है, तो ये कट गया कितने पे 7 पे। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये कट गया 2 × 1 = 2, 250 100। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 7 × इसका डेसिमल हटा दो 5 अपॉन में क्या चला जाएगा, फिर 2 डिजिट है ना, डेसिमल से पहले 2 डिजिट 100 चला जाएगा और इनटू में क्या है 5, तो 5 से 5 गया। ठीक है, और 50 था तो यहाँ बच गया 10, तो 100 × 1000, तो 7/1000 कुछ इससे आ जाएगा 7/1000। तो कितनी जीरो है 3 जीरो है, तो ऊपर से डेसिमल 3 डी छोड़ कर डेसिमल लगा दोगे,
ऐसे, ठीक है, 10 छोड़ के डेसिमल। तो आपका ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ आर नंबर इज 85। मतलब कि अगर दो नंबर है कोई, उन दो नंबर का अगर आप सम करते हो तो कितना आता है 85। अगर उन्हीं दो नंबर का डिफरेंस लेते हो तो कितना आता है 25। तो दोनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस किया तो ये कट गया, प्लस 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 एक्स और एक्स कितना होगा 2x। 85 और 25 कितना होता है 110। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 110/2, तो ये आ गई कितनी 55। और 55 हमने बड़ी नंबर बताना है, तो अगर x ये 55 है तो दोनों का जोड़, मतलब कि x + y = 85 है। तो अगर ये 55 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू हो जाएगी 85 - 55। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी होगी 30। कितनी होगी 30, ठीक है ना, कितनी होगी 30। तो हमें क्या बताना है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर 30 55 है, तो आपको 55, तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर वो पूछता है स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या होता 30। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि वरुण कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 10 minutes 1 hour 10 minutes by covering 3/4 of the distance at 5 km/h and the rest at 6 km/h, find the total distance। अगर यहाँ पे देखते हो आप कि कोई वरुण है, वो एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, ये मान के चलो कोई डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 3/4 का मतलब क्या है, देखो 3/4 अगर टोटल चीज 4 है तो उसका 3 हिस्सा, 3 पार्ट उसका। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि पूरी लेंथ है 4 मतलब कि 4D, इसका डिस्टेंस टोटल है 4D में मान के चलता हूँ। तो 3/4 तो मतलब कि 3D अलग हो गया और 1D अलग हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि 3/4 चलने के लिए, इस पूरे 4 का 30वां हिस्सा 3/4 चलने के लिए उसने क्या किया है, कितना डिस्टेंस, कितनी स्पीड से चला है वो 5 km/h की स्पीड से। और जो रेस्ट है 6 किलोमीटर, जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितने टाइम लिया उसने 6 km/h लिया है। तो बताने टोटल डिस्टेंस, टोटल कितना डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब 4D की वैल्यू बतानी है आपने, क्या बताना है 4D की वैल्यू। ठीक है ना, कि 4D टोटल कितना है। तो यहाँ से अगर मैं आप एक चीज़ देखूँ कि अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूँ, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या फॉर्मूला रहता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है 3D, कितना है 3D, और टाइम कितना है, और सॉरी स्पीड कितनी है 5। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये करेंगे। अगले पेज पे करते हैं 16। अच्छा, अगला पेज नहीं है क्या, चलिए यहाँ देखो फिर, मतलब मैं इसको रब कर रहा हूँ, एक बार देख लो। ठीक है, ऊपर वाला मैं रब कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे है, अगर मान के चलो मैं निकलूँ टाइम, जैसे है 3D डिस्टेंस किस चाल से चल रहा है 5 की चाल से, प्लस 1D डिस्टेंस किस चाल से चल रहा है 6 की चाल से। तो टोटल ओवरऑल कितना टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है 1 hour 10 minutes, मतलब कि 70 मिनट्स ले रहा है। अगर मैं आवर में बदलूँ तो डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 3D है, ये 1D है, तो दोनों में D कॉमन आ गया, मतलब ये आ गया D कॉमन। तो यहाँ बच गया 3/5 + 1/6 = 0 से 0 कैंसिल होगी, 0 से 0 कैंसिल होगी, तो बच क्या गया 7/6। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा कितना भी, 6 3 = 18, 5 1 = 5/6, 5 = 30 = 7/6। ठीक है, यहाँ देखो 18 और 5 कितना होता है, 18 और 5 23/30 = 7/6। और बार क्या है D, बार क्या है D, तो D = क्या आ जाएगा 7/6 × 30/23। ठीक है, इतना उतार लो। ठीक है, यहाँ पे फिर सोल्व करवाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 6 1 = 6, 6 5 = 30, 7 5 = 35, अपॉन में कितना है 23। तो D की वैल्यू आ गई 23। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 4D, तो 4 × 35/23। तो 35 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा 140।
डिवाइड में 23, तो 140 को 23 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा टोटल डिस्टेंस 6.08 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा स्पीड बन जाएगी, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मेन है प्रैक्टिस करने की। अच्छा ये क्वेश्चन है, इफ़ द नंबर ऑफ, ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, जैसे कि 81A673 है, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 3 से, तो ए की लिस्ट वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, लिस्ट, छोटी से छोटी वैल्यू ए क्या हो सकती है। तो मैंने आपको 3 की डिविजिबिलिटी में बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि अंकों का जोड़, सम ऑफ डिजिट, अगर डिजिट का सम 3 के टेबल में आ जाए तो डिवाइड हो जाएगा। तो 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 3 25, अगले 25 आ गया प्लस ए। अब ए में यहाँ पर क्या ऐड किया जाए, 25 में क्या ऐड किया जाएगा 3 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, तो आप कहोगे ए में अगर 2 ऐड कर दे तो 27 बन जाएगा, और 27 क्या है 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। ठीक है, तो लिस्ट वैल्यू ए की क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि है यहाँ पे कह रहा है कि इफ x इक्वल टू 5, कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 5 है, कितनी x की वैल्यू 5 है, तो हमें ये बताओ कि 10x स्क्वायर रूट x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा। यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, 10x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो x अंदर एक x बचा है और यहाँ पे क्या बचा 1, तो एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट क्या होगा x ही होगा, क्या होगा x ही होगा। ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा, या फिर आप वैल्यू पुट कर लो। ठीक है ना, वैल्यू पुट कर लो, जो आसान रहेगा। ठीक है, जैसे 10 x की वैल्यू कितनी है 5, तो 10 5 जा 50, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 में से 1 गया 4, तो 25 4 से कितना होता है 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10, मतलब कि 50 तो था ही था, तो 25 4 जा 100, मतलब कि स्क्वायर रूट में 100, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 10, तो इंटू में 10, तो 50 इंटू 10 क्या होगा 500, कितना होगा 500। डी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे ये है, इसमें कहा गया है कि द कैपेसिटी ऑफ 3 कंटेनर्स आर इन द रेशियो 10 12 15, रेशियो दे रखा है, क्या है 3 कंटेनर का रेशियो है। ठीक है ना, मतलब कोई 3 कंटेनर है, क्या है 3 कंटेनर है, इन 3 कंटेनर की कैपेसिटी है, क्या है 3 कंटेनर की कैपेसिटी, इसकी 10 है, इसकी 12 है, इसकी क्या है 15, ये इनकी कैपेसिटी है। तो फिर कह रहा है कि दीज कंटेनर्स आर फिल्ड विद मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब कि उसमें फिर क्या कर रहा है कि दिस कंटेनर्स, उन कंटेनर को क्या क्या मिक्स किया गया, क्या मिक्स किया गया मिल्क एंड वाटर, सच दैट द रेशियो बिटवीन वाटर एंड मिल्क, किस रेशियो से, वाटर एंड मिल्क, वाटर एंड मिल्क, इस रेशियो से क्या किया गया, उनको मिक्स किया गया। दीज 3 कंटेनर्स आर, अब जो 1/4 है वो 1/4 की है, मतलब कि ये जो रेशियो है वो वाटर मिल्क का रेशियो है, किसका वाटर मिल्क का, 1/4 3 5 एंड 5 7, ये किसका रेशियो ध्यान रखना, वाटर मिल्क का है, मिल्क वाटर का नहीं है, वाटर मिल्क का। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली इफ कंटेनर्स ऑफ ऑल दिस कंटेनर्स आर प्योर्ड इन अ 4th कंटेनर, मतलब कि इन सारों को किस में मिक्स किया गया 4th कंटेनर में, मतलब कि एक और कोई कंटेनर आ गया। ठीक है ना, बड़ा, मतलब कि बहुत बड़ा कंटेनर आ गया, इसमें क्या कर दिया गया, सारों को मिक्स कर दिया गया। ठीक है ना, क्या कर दिया गया, मिक्स। तो फिर बताना है कि जब वो मिक्स किया गया है तो उसके अंदर मिल्क एंड वाटर की बतानी है, किसकी, मिल्क एंड वाटर की। अब देखो ऑपोजिट पूछ लिया, दे रखी है वाटर और मिल्क की, पूछ ली मिल्क और वाटर की। तो नेक्स्ट पेज पे हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे मान के चलो पहली है, पहला कंटेनर है, उसकी कैपेसिटी कितनी है 10 की। ठीक है, और उस 10 में 1/4 क्या है, 1/4 क्या है, वाटर मिल्क। यहाँ देखो, मान के चलो मैं ये लिख रहा हूँ कि पहले कंटेनर की कैपेसिटी है 10 की, और उसके अंदर 1/4 है, मतलब कि अगर 1 उसके अंदर वाटर है तो टोटल कितना है 5, मतलब कि 1/4 है। तो ये वाटर की, ये मिल्क की, ओवरऑल टोटल कितना है 4 1 5, टोटल 5 है, उस 5 में से वाटर कितना है 1, फिर आप प्लस कर दोगे। दूसरा कंटेनर क्या है 12, उसकी कैपेसिटी 12 है, तो 12 है, तो उसमें जो वाटर मिल्क का रेशियो है, वाटर मिल्क का वो है 3/5, 3/5। अगर उसके अंदर वाटर 3 है तो टोटल चीज़ कितनी होगी, 3 और 5 8, ये 3/5 है। ठीक है, तो वाटर 3 होगा, ओवरऑल कितना होगा 8, प्लस तीसरा कंटेनर कितना है 15, 15 5 7 15 ना, उसकी कैपेसिटी कितनी है,
उसकी कैपेसिटी कितनी क्या है, 15 की कैपेसिटी है, ठीक है, और 5:7 इसका रेशियो है। अगर वाटर 5 है, ठीक है, तो ओवरऑल टोटल मिश्रण कितना है, 7 5 12 12 का। तो ये जो आएगा ये किसका आएगा, वाटर है, क्योंकि हमने जितने भी यहाँ पे जो डाटा लिया वो सारा किसका लिया है, मिल्क का लिया, सॉरी वाटर का लिया है सारा। देखो ना, वाटर, एक वाटर है कितने में से, 5 में से, 3 वाटर है कितने में से, 8 में से, 5 वाटर है कितने में से, 12 में से। तो ये जो डाटा लिया हमने ये सिर्फ ओनली किसका लिया, वाटर का लिया है। तो इसको सोल्व करेंगे हम, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, मतलब कि 2, प्लस 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, तो 3 3 सा 9, 9/2, प्लस ये आएगा 4 3 के टेबल में, 3 4 सा 12, 3 5 सा 15, 5 5 सा 25 अपॉन 4। तो यहाँ से 4 एलसीएम आ गया, तो अपॉन 1 करके डिवाइड करोगे, 4 4 2 सा 8, यहाँ से 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 9 सा 18, प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 25। तो इनको जब आप प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 51/4। कितना आ जाएगा, 51/4। ये तो है वाटर का, किसका है, किसका है अभी, वाटर का। अब हम लेंगे मिल्क का, किसका, मिल्क का। अगर कैपेसिटी 10 की है तो उसके अंदर देखो मिल्क कितना है, 4 है, कितना है मिल्क, 4, कितने में से, 5 में से, प्लस 12 की कैपेसिटी है, मिल्क कितना है, 5, कितने में से, 8 में से, प्लस कैपेसिटी कितने की है, 15 की, मिल्क कितना है, 7, कितने में से, 12 में से। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे, 5 2 सा 10, 4 2 सा 8, प्लस अपॉन 1 कर दो, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 3 5 सा 15, 15/2, प्लस 4 3 सा 12, सॉरी 3 के टेबल पे, 3 4 सा 12 और 3 5 सा 15, 3 5 सा 15, तो 5 7 सा 35, 35/4, ठीक है। तो इनका जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 को 1 से किया 4, 4 8 सा 32, प्लस 4 को 2 से किया 2, 2 5 15 2 सा 30, प्लस 4 को 4 से किया 1, 1 को 35 से किया 35, ठीक है। ये चीज़ आ गई। तो मैं यहाँ पे ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, ठीक है, देख लेना। ये था वाटर का, ये किसका था, वाटर का। ये किसका है, मिल्क का। तो वाटर का कितना है, 51/4, और ये मिल्क का। तो मैं रब कर रहा हूँ ये, जैसे यहाँ देखो वाटर का कितना आया था, 51/4, हम निकाल रहे मिल्क का। मिल्क का कितना, 32 30 एंड 35, तो ये कितना आ गया, 97, कितना आ गया, 97/4। अगर मैं इनका मिल्क रेशो, हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है मिल्क रेशो वाटर, ठीक है। तो मिल्क का कितना है, 97/4, और इसका रेशो लेना है किसके साथ, 51/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो बच क्या गया 97/51, ये बच गया 97/51। तो देखो कौन सा ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, राइट। उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आसान क्वेश्चन था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज नॉट ट्रू फॉर द रोम्बस। रोम्बस के लिए कौन सी ट्रू नहीं है, ऑल साइड हैव सेम लेंथ। रोम्बस जो होता है वो इस तरीके का होता है दिखने में, इस तरीके से, ठीक है। तो इनकी जो सारी साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये भी ट्रू नहीं है, ठीक है, नो ट्रू। ट्रू तो है, जो ट्रू नहीं है, सही नहीं है, तो ये भी रोम्बस के लिए ट्रू है, ये हमारी ऑप्शन नहीं होगी। देयर आर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो जिसकी जो 2 लाइन्स होती है वो उनको सिमेट्री बनाती है, ठीक है ना, इसको क्या बनाती है, सिमेट्री बनाती है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस ट्रू कौन सी नहीं है, बाकी सारी ट्रू है, ट्रू नहीं है बी ऑप्शन। कौन सी, बी ऑप्शन की ईच एंगल आर 90 डिग्री, मतलब कि हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये ट्रू नहीं है, बस ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो रोम्बस का जो ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता, स्क्वायर का होता है, और स्क्वायर का हो जाता है और रेक्टेंगल का होता है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है और ये मान चलो स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर रेक्टेंगल का 90 डिग्री होता है ईच, ठीक है, पर रोम्बस का 90 डिग्री का नहीं होता, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8% at 8% interest for per annum on the sum of ₹12,500 find the interest earned in the second year। इसलिए कह रहा है कि हमारे पास कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है कितना, 12,500, कितना है 12,500। रेट कितना लग रहा है, रेट लग रहा है 8%। अगर मैं पूछूं इसकी फ्रैक्शन बताओ तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 4%, 1/25 होता है, तो 8% कितना होगा, 2/25, ठीक है। और टाइम कितना है, 2 ईयर, मतलब कि दूसरे साल का बताना है आपने, ठीक है।
तो बस यही क्वेश्चन है। आपने क्या करना है कि जो रेट का डिनोमिनेटर होता है वो ले लेना है, 25 है, और पावर कर देनी जितना टाइम होता है, 2 ईयर है तो 2 पावर कर दो, ये आगे 625। और जो 625 है ये मान के चलेंगे ये क्या है, प्रिंसिपल है। क्या है ये, प्रिंसिपल है। तो पहले साल क्या लगेगा, दो क्वेश्चन है यहाँ देखो, पहले साल कितना लगेगा, अभी पहले साल 8% लगेगा, 8% का तो 2/25 लगेगा, दूसरे साल भी 2/25 लगेगा। तो 625 का जब 2/25 करोगे, 625 का जब 2/25 करोगे तो 25 25 625 25 50। पहले साल इंटरेस्ट 50 का लगा, दूसरे साल भी कितने का लगा, 50 का। ठीक है, तो मैं ये साइड वाला ये रब कर रहा हूँ, ये वाला। जैसे देखो, जैसे ये देखो, जैसे ये देखो, ये 625 है, पहले साल कितना लग रहा है, 50, दूसरे साल भी कितना लग रहा है, 50। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, तो दूसरे साल इस पे तो लगेगा ही लगेगा, सॉरी इस पे तो लगेगा ही लगेगा, इंटरेस्ट पे फिर इंटरेस्ट लगेगा 2/25। तो ये कितना आ गया, 50 का 2/25 करोगे तो 4 आ जाएगा। तो दूसरे साल कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 54, कितना लग रहा है, 54 54। तो 625 प्रिंसिपल है, पर एक्चुअल में 625 नहीं है, कितना है, 12,500 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो हमने मान के चले थे, 625 रिप्रेजेंट कर रहा है 12,500 को, तो एक की यूनिट की 625 से डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट आ जाएगा 20 के बराबर। तो ये कितना है, 54 54 है। तो 54 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1080। कितना आ जाएगा भाई, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन 1080। कितना आ जाएगा, 1080। ठीक है, हो गया होगा क्लियर कि दूसरे साल कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 50 50 54। तो एक यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 54 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1080 हो जाएगी। ठीक है, ये है। तो अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A, B and C can complete the same work independent in 12, 15 and 10 days respectively. They work together for 2 days and then A leaves the work. B and C continue working. In how many days the work will be complete? ठीक है, जैसे यहाँ देखो ये कह रहा है कि ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब कि अलग अलग काम कर रही है, इंडिपेंडेंट। तो ए किसी काम को कितना टाइम ले रहा है, 12 डेज ले रहा है किसी काम को करने के लिए। बी उसी काम को करने के लिए कितने दिन ले रहा है, 15 डेज ले रहा है, कितने, 15 डेज। और सी उसी काम को करने के लिए कितने दिन ले रहा है, 10 डेज। तो हम काम कुछ ऐसा मान लेते हैं, कुछ ऐसा मान लेते हैं जो तीनों से डिवाइड हो जाए, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ सारों का 60। टोटल वर्क कितना मान लेता हूँ मैं, 60। टोटल वर्क कितना है, 60 है। अब एक चीज़ ये बताओ मुझे कि अगर ए किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है और 60 काम करना है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। जैसे यहाँ देखो, मैं कहूँ कि ए कोई काम 12 दिन में कर रहा है और करना कितना है, 60 वर्क। ठीक है, तो एक दिन, वो एक दिन में कितना करेगा, ठीक है ना, एक दिन में कितना करेगा, 60 को डिवाइड कर दो 5, एक दिन में कितना काम करेगा, 15 यूनिट। कितने, 15 यूनिट्स। और बी अगर किसी काम को 60 काम करने के लिए कितने, 15 दिन ले रहा है, तो बताओ कि वो एक दिन में कितना काम करेगा। तो आप कहोगे 4 यूनिट। कितना, 4 यूनिट, 4 यूनिट। ठीक है, और सी किसी उसी काम को 60 काम है और एक दिन, एक मतलब कि 10 दिन ले रहा है एक काम को, तो 60 कामों के लिए कितने दिन लेगा, मतलब कि एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट। कितना, 6 यूनिट। मतलब टोटल काम मैंने 60 मान लिया था, तो बी 60 काम को 12 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर देगा, 5 यूनिट। अगर बी किसी मतलब कि 60 काम को मतलब 15 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर देगा, 4 यूनिट। अगर सी किसी काम को 60 काम मतलब कि 10 काम कर रहा है, मतलब कि सॉरी 10 दिन में वो एक काम कर रहा है, तो 60 काम करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, 6 यूनिट। कितने लगेंगे, 6 यूनिट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा आपको, ये है। ठीक है, तो एक किसी काम को करने के लिए कितने दिन लेगा, यहां देखो, ये देखो, एक किसी काम को एक दिन में
एक किसी काम को एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, कितना 5 यूनिट अभी अभी बताया था। और बी उसी काम को एक दिन में कितने यूनिट कर देगा, 4 यूनिट कर देगा, ठीक है। और सी उसी काम को एक दिन में कितने यूनिट काम कर देगा, 6 यूनिट, ठीक है। तो बताना है क्या है हमें बताना है कि रिस्पेक्टिवली टुगेदर फॉर 2 days एंड देन अ लीव वर्क, 2 दिन के बाद एक उस काम को छोड़ के चला जाता है। तो 2 दिन में एक कितना काम कर देगा भाई, 2 दिन में। तो एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, तो 2 दिन में कितना कर देगा, 10 यूनिट। कितना कर देगा भाई, 10 यूनिट। टोटल वर्क कितना है, 60 में से 10 एक का घटा दिया तो बच गया 50। मुझे ये बताओ कि 50 यूनिट काम है वो कौन करेगा। मतलब कि ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, 2 दिन में कितना करके चला जाएगा, 10 यूनिट काम करके चला गया। बचा हुआ 50 यूनिट काम है वो बी और सी करेंगे। तो बी और सी जो है वो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक काम पे लगे हुए हैं। मतलब कि पहले दिन भी वो काम पे थे और आखिरी दिन भी वो क्या थे, काम पर थे। तो मतलब कि उन्होंने काम नहीं छोड़ा, मतलब जब तक वो आखिरी दिन तक उनको जितने दिन लगेंगे तो बेसिकली उतना ही टाइम लगेगा वर्क कंप्लीट होने में। तो मतलब कि जो 50 यूनिट वर्क है, जो 50 यूनिट वर्क है ये बी और सी मिलके करेंगे। तो एक दिन में बी कर रहा है 4 और एक दिन में सी कर रहा है 6, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करेंगे, 6 और 4 10। मतलब कि एक दिन में वो 10 काम करेंगे, एक दिन में वो 10 काम करेंगे तो 50 काम करने के लिए तो कितना लगेगा, 5 डेज। अब 5 डेज वो वर्क पे रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जितने टाइम तक वर्क पे रहते हैं उतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि बी और सी आखिरी दिन तक काम पे लगे हुए और उनको 5 दिन लग गए, तो ये जो वर्क है वो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बी एंड सी कंटिन्यू वर्किंग, मतलब कि वो कंटिन्यू वर्किंग पे है, तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक वो काम पे है, तो उनको कितने दिन लग रहे हैं, 5 डेज। तो इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीट, तो जो वर्क है वो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, इतने दिन में, 5 डेज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्टेन हेमिस्फीयर। मतलब कि कोई स्फीयर है हमारे पास, ये स्फीयर है, जब स्फीयर को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो एक हेमिस्फीयर होता है। क्या होता है, वो एक हेमिस्फीयर। और इस हेमिस्फीयर का डायमीटर दे रखा है हमें कितना, डायमीटर दे रखा है कितना, 42 सेंटीमीटर। अगर मैं इसका रेडियस चाहूँ, अगर मैं इसका ये रेडियस चाहूँ इतना रेडियस, तो रेडियस कैसे होता है, डायमीटर अपॉन 2, तो डायमीटर का आधा कर दो, तो डायमीटर कितना है, 42 अपॉन 2, तो कितना आएगा रेडियस, रेडियस आपका आ गया 21 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का वो पूछा आपसे क्या, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का, सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। तो ये होता है 3 पाई आर स्क्वेयर, तो 3 इंटू पाई होता है पाई बटे 7 आर स्क्वेयर। आर कितना है, 21 इंटू 21, तो 7 1 7, 7 3 21, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 3 9, 9 इंटू 22 इंटू 21, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, आपका जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इसका आंसर आ जाएगा 5 to 5 8, बाकी चेक कर लेना, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 4 to 5 8, ठीक है, 4258, ठीक है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हैज अ रोम्बस गार्डन, इट्स पेरीमीटर इज 68 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 16 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द गार्डन एट ₹45.75 पर स्क्वायर मीटर। कह क्या रहा है कि एक दिया जो है वो एक रोम्बस गार्डन, उसके पास एक रोम्बस गार्डन है जिसका पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर 68 मीटर, ठीक है। और डायगोनल 1 कितना है आपके पास, 16 मीटर। मतलब कि रोम्बस की शेप इस तरीके की होती है, ठीक है, इस तरीके, ये मान लो डायगोनल 1 है, ये डायगोनल 2 है, ठीक है, 2 डायगोनल होते हैं। तो एक डायगोनल कितना है, 16 मीटर का है, ठीक है। तो आपको दूसरा डायगोनल पता करना है, ठीक है ना, बिना पता किए आप उसका एरिया नहीं बता सकते। अगर आप एरिया नहीं बता सकते तो फिर आप उसकी कॉस्ट भी नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये चीज़ है। जैसे मान चलो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू स्क्वेयर रूट D1 का स्क्वेयर प्लस D2 का स्क्वेयर। यहाँ से आप डायगोनल 2 निकालोगे, तो पेरीमीटर कितना है 68, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड, D1 स्क्वेयर रूट, D1 कितना है 16, 16 का स्क्वेयर प्लस D2 का स्क्वेयर, ये पता नहीं है हमें, ठीक है। तो ये आपने इसको काटा, कितना आ गया 34, ठीक है, इजिकल टू 16 का स्क्वायर किया, ये स्क्वायर रूट इधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 256 प्लस D2 का स्क्वायर,
तो 34 का स्क्वायर किया तो ये आ गया 1156, ये प्लस का इधर आके माइनस का इज इक्वल टू स्क्वायर, इधर क्या बन गया स्क्वायर रूट, ठीक है ना, क्या बन गया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इक्वल से उधर जाता है स्क्वायर बन जाता है, और स्क्वायर से उधर जाता है तो क्या स्क्वायर रूट बन जाता है, ठीक है। तो D2, तो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1150 में से 200 गया, स्क्वायर रूट 900, कितना आ गया भाई 900 इक्वल टू D2। तो 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है 30, कितना 30, तो 30 मीटर, ठीक है। ये मैं रब कर रहा हूँ, इसको देख लो एक बार। जो डायगोनल 2 है वो मेरे कितना आ गया 30 मीटर आ गया, कितना आ गया 30 मीटर, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसको उतार लेना आप, ठीक है, ये रब कर रहा हूँ। डायगोनल 1 कितना है 16 मीटर, अब डायगोनल 2 कितना आ गया 30 मीटर। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो हाफ इंटू डायगोनल 1 कितना है 16 मीटर इंटू 30 मीटर, ठीक है। तो ये कटेगा कितने पे 8 पे, और 8 3 24, ये आ गया 24 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया 240 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया 240 मीटर स्क्वायर। पता क्या करना है, पता करना है आपको कॉस्ट पता करनी है, क्या पता करनी है कॉस्ट, कॉस्ट पता करनी है, ठीक है। तो कॉस्ट पता करने का फॉर्मूला रहता है, कॉस्ट कैसे पता होगी, कॉस्ट पता होती है कितना एरिया आया है और क्या रेट चल रहा है, बस एरिया को मल्टीप्लाई कर दो रेट से, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ रफ करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। कॉस्ट पता करनी है आपने, कॉस्ट पता करनी है। तो एरिया कितना है 240 इंटू, और रेट क्या चल रहा है 45.75 पर स्क्वायर मीटर, 45.75, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कॉस्ट आ जाएगी, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। आए तो ये आ जाएगा 10,980, कितना आ जाएगा 10,980, 10,980, ठीक है। मल्टीप्लाई चेक कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। ये है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का प्लेस आपको क्या करना है पता करना है, ठीक है। तो ये है कि 80%, ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। वैसे हम इसको 80% को क्या लिख सकते हो, इसको अगर मैं भिन्न में लिखूँ तो 80% को क्या लिख सकते हो आप 8/10 ऑफ का गुणा 280 प्लस इस क्वेश्चन मार्क को मान लेता हूँ मैं x इज इक्वल टू 240। तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 280 प्लस क्वेश्चन मार्क x 240, ये इधर आके मल्टीप्लाई में है तो इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/8, ठीक है। तो ये हो गया 8 3 24, ये आ गया फिर कितना 30 इंटू 10 300, मतलब कि 280 प्लस स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 300। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 300 में से 280 करोगे माइनस तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो हमें ओनली x की चाहिए, तो स्क्वायर रूट जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ बोथ साइड स्क्वायर कर दो आप, बोथ साइड क्या कर दो स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। मतलब हमें बस इस क्वेश्चन मार्क को पता करना था, क्वेश्चन मार्क को मैं मान के चला था क्या x, ठीक है। तो x का मान के चला था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 400। तो इसका मेरा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। इससे कुछ और भी क्वेश्चन रह रहे हैं, 12 क्वेश्चन और पेंडिंग पड़े हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।